वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं आपका आज का जो सेशन है वो मर्केंटलिस्ट पर बात करूंगा। मैंने लास्ट टाइम कंपैरेटिव एडवांटेज के बारे में आपसे बात की थी। असल में मर्केंटलिस्ट को इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि हम पता कर सकें कि जो कंसेप्ट ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज है वो क्या है। हमारा यूनिट चल रहा था, उस यूनिट के अंदर मर्केंटलिस्ट को इसलिए पढ़ाया गया है क्योंकि जब तक हमें हिस्ट्री की मालूमात नहीं होगी तब तक हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि हमारे पास क्या चीज नई इंटरवीन हो रही है। अब यहाँ पर हम ये बताएंगे इस थ्योरी के अंदर कि मर्केंटलिस्ट का जो कंसेप्ट था वो क्या था और मर्केंटलिस्ट ने किस कंसेप्ट और किस बिहाफ के ऊपर उन्होंने ये थ्योरीज प्रेजेंट की थी। बेसिकली ये थ्योरीज इसलिए प्रेजेंट की थी क्योंकि वो उनको वैल्यू देना चाहते थे और उनको वहां पर यूरोपियन स्टैंडर्ड को बहुत वैल्यू थी उस जमाने में, क्योंकि जब नई नई इकोनॉमिक्स वजूद में आई तो उस वक्त लोगों को ये प्रॉब्लम आ गई कि जो कंट्रीज थी उनका कंट्रीज के साथ किस तरह से डीलिंग होगी, किस तरह से वो होगा, यानी वो किस तरह से किसी को फायदा दे सकती हैं या नेशन अगर आपस में एक दूसरे को सजेस्ट करती हैं तो किस तरह से वो एक दूसरे को लेकर चलेंगी। असल में मर्केंटलिस्ट ये था कि ये कुछ बैंकर थे, कुछ ऐसे वेल पर्सन थे जिनका बैंकर थे, बैंकिंग स्टेट से ताल्लुक था, या बिजनेसमैन थे, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कुछ आर्टिकल लिखे। ये वो आर्टिकल हैं जिन आर्टिकल्स को हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं मर्केंटलिज्म के तौर पे, क्योंकि जब शुरू में हमने जो है वो इकोनॉमी जब वो थी, जब इकोनॉमी बिल्ड हुई, नई नई बिल्ड हुई, तो उस वक्त कोई प्रॉपर थ्योरी नहीं थी, कोई पॉलिसी नहीं थी, तो इसको इस एजेंडे को एज ए थ्योरी एज ए पॉलिसी कंसीडर किया गया। अब उसके बाद क्या हुआ, इसके अंदर ये कंसिडरेशन तो कर ली हमने, लेकिन इसके अंदर पैराडिगम जो था ये 16 से 18वीं सेंचुरी के बीच में बहुत ज्यादा मकबूल रहा यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। इसके अलावा इसमें क्या हुआ, इसके अंदर ये अर्ली मॉडर्न पीरियड के अंदर भी बहुत ज्यादा इसको शुमार किया जाता है। ये उनका अर्ली मॉडर्न पीरियड है, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स थी, उस वक्त बहुत ज्यादा कूप अप किया इसने और बड़ा बूस्ट अप किया। अब इसका पहला सिस्टम क्या था, ये पहले कहते थे जी बिबुलिनिज्म क्या था कि बिबुलिज्म का मतलब ये होता था कि ये कहते थे कि जी आपके पास जब तक सोना मौजूद है, जिस नेशन के पास सोना ज्यादा है वो नेशन जो है वो या सोना है या सिल्वर है, जो भी उस वक्त के मेटल हुआ करते थे जो बहुत कम हुआ करते थे, जिस नेशन के पास वो होंगे वो सबसे ज्यादा पावरफुल होगी। उसके बाद वो कहते थे कि वो नेशन इस तरह से पावरफुल हो सकती है कि वो अपनी एक्सपोर्ट ज्यादा करे और इंपोर्ट कम करे तो वो पावरफुल हो जाएगी, क्योंकि उसके पास वापस उसका मेटल सिक्योर होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि उस वक्त आपको पता था कि मेटल कॉइन्स चलते थे, तो मेटल कॉइन्स की जब मेटल कॉइन में ट्रांजेक्शन होती थी तो मेटल जब आ जाते थे तो उसको पावर समझा जाता था इनके नजदीक। तो मर्केंटलिज्म को इसीलिए काफी ज्यादा इनको कूप अप मिला और ये काफी ज्यादा कूप अप कर गए, बूस्टअप कर गए, क्योंकि इनको लगा कि यार ये जो है बहुत अच्छी ट्रेड थी, यही होगी हमारे लिए साबित होगी। क्योंकि जब उनके आर्टिकल्स में मौजूद था तो वो यही कहते थे कि जी अब सोना ज्यादा जमा करें, आप प्रीशियस मैटर को जमा करें। फिर उसके बाद इसका प्रोटेक्शनिज्म का मतलब क्या था कि ऐसी पॉलिसीज बनाएं, ऐसी चीजें बनाएं, ऐसे मेजर लें जिससे आपकी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन हो, यानी आप ज्यादा इंपोर्ट ना कर सकें और उससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करें। तो ये उनका एक इंपॉर्टेंट वो था, मर्केंटलिस्ट का ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जिसको हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब ये था कि आपकी इंपोर्ट कम करें, आप मुल्क जो है वो दरामदात को कम कर दे और बरामदात ज्यादा करे, ताकि उसकी बरामदात जब बढ़ेगी तो ऑलमोस्ट वो उससे जो है उसको रेवेन्यू जनरेट होगा। जब वो दरामद करता रहेगा, चीजों को लेता रहेगा, यानी हासिल करता रहेगा, तो उसके बाद जो है वो कुछ भी सेव नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। तो इसने यहाँ पर ये प्रोटेक्शनिज्म के ऊपर इन्होंने यही बात बोली कि आपको जो है प्रमोट करना है अपनी डोमेस्टिक ट्रेड को, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, डोमेस्टिक चीजों को, बजाय इसके कि आप जो है वो डिपेंड करें फॉरेन गुड्स के ऊपर और फॉरेन चीजों के ऊपर। तो ये भी एक पावर का साइन था उस जमाने में, तो इस वजह से ये प्रोटेक्शनिज्म वजूद में आई। फिर आ जाता है कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म। आपको पता है कि पहले क्या होता था कि जितनी ज्यादा बड़ी आबादी होती थी उतना उसे पावरफुल समझा जाता था। तो ये कुछ इसी तरह से कंसेप्ट है कि जैसे हमारे गांव वगैरह में आज भी अगर हम कहीं विजिट करते हैं लो एरिया के अंदर, तो वहां यही कहते हैं कि बेटे ज्यादा होंगे तो आपकी जो है पावर ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो ये वो वाला कंसेप्ट था। वो ये कहते थे कि अगर आपकी आबादी ज्यादा होगी, आपकी आवाम ज्यादा होगी, लोग ज्यादा होंगे, तो ऑलमोस्ट आपके पास जो है वो जो रिसोर्स होगी बहुत ज्यादा होगी, आपके पास पावर और स्ट्रेंथ बहुत बढ़ेगी जब आपकी नेशन ज्यादा स्ट्रांग होगी। यानी आपके पास बहुत ज्यादा आबादी होगी तो सूरत में आपके पास जो है वो आबादी हो या आपके पास बहुत ज्यादा रहने की जगहें हो, सुटेबल प्लेसेस हो, तो वो आपको जितना एरिया इंक्रीज करता रहेगा, कॉलोनियल इंक्रीज करता रहेगा, यानी आपकी
जितनी आबादी बढ़ती रहेगी उतना उतना जो है वो रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा और आप पावर में आते रहेंगे इसी तरह से, क्योंकि जब लोग ही नहीं थे उनको ख्याल में ये था कि लोगों के बढ़ने से पावर बढ़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है, लोगों के बढ़ने से पावर को नुकसान होता है। ये फर्दर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर स्टेट इंटरवेंशन क्या था, उन्होंने कहा कि स्टेट इंटरवेंशन यानी हुकूमत को जो है वो जो मामलात हैं इकोनॉमी के उसके अंदर अमल दखल करना चाहिए, और अमल दखल करने के बाद वो क्या करें, वो उसको जो है उसके अंदर सब्सिडीज प्रोवाइड करें डोमेस्टिक मार्केट को, ना कि वो जो सब्सिडीज प्रोवाइड करें फॉरेन ट्रेडर्स को, ठीक है। वो डोमेस्टिक मार्केट को सब्सिडीज प्रोवाइड करें, वो डोमेस्टिक लेवल पर चीजों को बनाने के लिए साजगार माहौल प्रोवाइड करें, कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिससे जो लोअर क्लास लेवल ऑफ पर्सनल डोमेस्टिक कंट्री के लेवल पर जो चीजें हैं उनको आगे प्रोवाइड करने में मजा आए। फिर उसके बाद होती है ट्रेड मोनोपोलिसीज बनाए, मोनोपोलीज यानी आपने जो है वो ट्रेड मोनोपोलीज किया कि आपने ट्रेड के ऐसे सिस्टम बनाने गवर्नमेंट ने कि जिससे यहाँ की ट्रेड जनरेट हो और ट्रेड के ऊपर काम हो सके, यहाँ की ट्रेड के ऊपर काम हो सके। यानी अब डोमेस्टिक ट्रेड के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा वो किया कि डोमेस्टिक ट्रेड को अच्छा करें, ये गवर्नमेंट का गोल होना चाहिए जो अचीव करना चाहिए, जिसके लिए वो काम कर रही है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं मजीद जीरो सम वी ऑफ ट्रेड। जीरो सम वी ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो मर्केंटाइलिस्ट थे उनका ये बिलीव था कि आप जब किसी एक नेशन को दे रही होती है किसी को, तो दूसरी नेशन जो है जो रिसीव कर रही है वो तो पावरफुल हो रही है, लेकिन जिससे वो चीज जा रही है वहां से क्या हो रहा है, वहां पर नुकसान हो रहा है और वो जो है कमजोर पड़ रही है नेशन, उसकी स्ट्रेंथ जा रही है। और ये कहते थे कि जी अगर आपने शेयरिंग की अपनी ट्रेड के अंदर तो आपके पास क्या होगा, आपकी गुड बाहर जाएंगी तो आपकी जो नेशन है उसके अंदर ये चीजें कमजोर पड़ जाएंगी, वो चीजें वीक पड़ जाएंगी। उनका दूसरा बात ये थी, उनका व्यू पॉइंट ये भी था कि वो कहते थे ये जो है उनका व्यू पॉइंट ये भी था कि जी अगर आपने यहाँ से चीजें बाहर भेज दी तो ऑलमोस्ट हमारे पास खत्म हो जाएगा। सिंपल है, आपके पास एक गुल्लक है, उस गुल्लक में से आप कुछ करेंसीज निकाल कर बाहर ले आते हैं तो ऑलमोस्ट वो गुल्लक खाली हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का कंसेप्ट उनका मौजूद था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी इसका जो कंसेप्ट था वो लेटर हम बताएंगे आपको, जो कंपैरेटिव एडवांटेज है वहां पर इसको क्लियर करेंगे कि किस तरह से हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इकोनॉमिक नेशनलिज्म। वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी नेशन के ऊपर बात की कि नेशन के ऊपर इकोनॉमिकल वर्क किया जाए, ना कि ऐसा किया जाए कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं या हमारी जो चीजें हैं बहुत डोमेस्टिकली छोड़कर हम फॉरेन के ऊपर डिपेंड करें। हम फॉरेन के ऊपर डिपेंड ना करें, हम अपना पर्सनल कोई ना कोई ओवरव्यू, कोई अपना पर्सनल कोई जर्नल कोई एजेंडा बना, उस एजेंडे के ऊपर काम करें। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट यहाँ था नेशनलिज्म। इन्होंने कहा कि भाई इस तरह से हमारा जो है वो हम डेवलप कर सकते हैं, और उसकी डेवलपमेंट हमारे पास किस तरह से वाकई होगी, इस तरह से डेवलपमेंट वाकई होगी कि हम जो है नेशनलिज्म यानी अपनी नेशनल इकोनॉमी को बेटर करेंगे तो ऑलमोस्ट हमारी स्ट्रेंथ और हमारी जो वीकनेस है वो हाइडन हो जाएगी और हमारे पास स्ट्रेंथ शो होगी जब हमारी नेशनली हम स्ट्रांग होंगे, डोमेस्टिक लेवल पर होंगे। किसी हद तक तो ये बात उनकी उस वक्त सही भी थी, क्योंकि उस वक्त आबादी इतनी नहीं थी और इतनी वांट्स नहीं बढ़ी थी लोगों की, इतने डिजायर नहीं बढ़े थे, जिसकी वजह से वो अपने डोमेस्टिक लेवल को पूरा कर सकते थे। अब इस पूरी स्लाइड का जो ओवरव्यू है, यानी इसमें जो बातें की गई है, इसमें जो कंफ्लिक्ट आया जहां जहां, वो कंफ्लिक्ट ये था कि दो चीजें तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शनिज्म और स्टेट इंटरवेंशन तो कंटिन्यू रही इस थ्योरी की, ठीक है। क्योंकि लोगों ने इस चीज को कंफर्म किया कि हाँ भाई प्रोटेक्शनिज्म होना चाहिए, प्रोटेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, कि ट्रेड आपको प्रोडक्ट करनी चाहिए, यानी अपनी डोमेस्टिक मार्केट को इंक्रीज करना चाहिए और जो आपकी फॉरेन मार्केट है उसको नहीं इतना ज्यादा डिपेंड करना चाहिए। दूसरी बात उनकी ये थी कि उन्होंने कहा कि जी आपका जो स्टेट इंटरवेंशन है वो भी बिल्कुल ठीक है। अब उसके अंदर आगे हम देखेंगे, जब थ्योरीज को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे तो हमें ये बात समझ में आएगी कि स्टेट इंटरवेंशन बेसिकली होती क्या है, और फिर हम उसको बताएंगे आपको ट्रेड रिस्ट्रिक्शन वगैरह के ऊपर। लेकिन उसने जो बात ये की कि जी आपका जो है आप किसी भी मेटल से किसी को पहचान सकते हैं, तो अब तो मेटल बहुत ज्यादा है दुनिया में, बहुत नायाब हो चुके हैं मेटल, तो इस वजह से मेटल तो कोई भी जनरेट कर सकता है, इस वजह से वो कोई भी ऐसा इम्पैक्ट या कोई ऐसा एलिमेंट नहीं बन सकता। इस जगह से इनकी थ्योरीज जो थी वो थोड़ी सी डिमोलिश हो गई, यहाँ से इनकी थ्योरीज थोड़ी सी बाइकाट हो गया इनकी थ्योरीज का। फिर अगर हमने फर्दर इसको डिस्कस करना है, आगे हमने कंपैरेटिव एडवांटेज में बात करनी है, फिर हमने एब्सोल्यूट एडवांटेज में बात करनी है जो कि एडम स्मिथ की थ्योरीज थी, तो उन थ्योरीज के अंदर हम इसको देखेंगे कि यहाँ पर इसका जो ये फ्लॉज इनके रह गए थे, ये कसूर थे इनके, बेसिकली इन्होंने यहाँ पर कुछ कमियां छोड़ दी अपनी थ्योरी के अंदर, कुछ खामियां छोड़ दी जो लेटर बढ़ी। और फिर उन्होंने जब कहा कि जी अब तो जो है अब जो हम बात करते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे पास अब ये होता है कि हम स्ट्रेंथ को नहीं देखते,
हम नेशन को उसकी नेचुरल रिसोर्सेज से देखते हैं, उसकी मैन पावर से देखते हैं, जो उसकी पावर होती है, ठीक है, उसे काम करने की सलाहियत, उसकी चीज को प्रोड्यूस करने की सलाहियत से उसे जज किया जाता है। तो यहाँ ये चीज हम जज करते हैं, ये हमारी जजमेंट होती है। इस जजमेंटल व्यू को हम यहाँ